नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। एक और वीडियो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की यूनिट 3 राइजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल, उसका चैप्टर 6 पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग। तो पीपल्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, causative factors for people's uprising, major causes of civil uprisings and general characteristics of civil uprisings। इतनी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर अब तक आपने किताब नहीं खरीदी है तो खरीद के मेरे साथ रख के पढ़ने की कोशिश करिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें। कहीं पे भी आपको लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो शेयर भी जरूर करिए। अब देखिए, हम लोग को ऐसा लगता है 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 1857 की क्रांति पहली क्रांति ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नहीं दोस्तों, उससे पहले बहुत सी क्रांतियां हो चुकी थी। हालांकि 1857 एक ऐसी क्रांति थी जो बहुत मेजर स्केल पे हुई थी। ठीक है, वैसे भी और बहुत सी क्रांति हुई थी बट छोटे छोटे पॉकेट्स में हुई थी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में। 1857 के रिवोल्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब में बातचीत कर चुका हूं। तो वहां पे अगर वो किताब की वीडियो आप लोगों ने देखी है तो एक बेसिक आइडिया आपको होगा जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रम में जब पूरा हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म करेंगे तो उससे पहले की जितनी अपराइजिंग्स हुई और 1857 की क्रांति के दौरान जो हुआ वो टोटल एक ओवरऑल कंसोलिडेटेड पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। तो ब्रिटिश राज के अगर अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग समय पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ढावा बोला। अगर सब साथ मिलकर ढावा बोल देते तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कब का चला जाता है। थोड़ा बहुत साथ मिलकर 1857 में क्रांति की गई और ब्रिटिश राज पूरी तरीके से हिल गया। ओके, एक रीजन कि एक बड़े स्केल पे क्रांति नहीं हो पाई ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, उसका रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे देश में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग थी नहीं। हम इंडियन हैं ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं। तो कोई बोलता था मैं अवध से हूं, कोई बोलता था मैं हैदराबाद से हूं, कोई बोलता था मैं उड़ीसा से हूं, कोई बोलता था मैं गुजरात से हूं। कोई ये नहीं बोलता था कि मैं इंडिया से हूं। पीपल के रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करें। जितने भी क्लासेस थी हमारी सोसाइटी में, चाहे वो किसान हो, पीजेंट्स हो, फार्मर हो, चाहे वो आर्टिस्ट वाले लोग हो जो भैया हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वाला बनाते हैं, चाहे वो ट्राइबल लोग हो जो जंगलों में रहते हो, सदियों से जंगल में रह रहे हैं, जंगल के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, चाहे वो रूलिंग क्लास हो, तो रूलिंग क्लास में कौन आ जाएगा, तो भाई जमींदार आ जाएंगे। रूलिंग क्लास में कौन आ जाएगा, तो छोटे छोटे राजे रजवाड़े होते थे उनके राजा आ जाएंगे। फिर मिलिट्री पर्सनल्स में यहाँ पर कौन कौन आ सकता है दोस्तों, जो पहले कंपनी के राज के अंदर में हो बट कंपनी सेना से उनको बाहर निकाल दिया गया, ढकेल दिया गया बाहर, या फिर वो मिलिट्री जो कि ब्रिटेन की सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम आने के बाद जॉबलेस हो गई। फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिए, पहले अवध के स्टेट में अपनी खुद की आर्मी थी, आप देखिए मैसूर के स्टेट की अपनी खुद की आर्मी थी। जब अंग्रेजों ने इन स्टेट्स पे कब्जा किया और उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस बना दिया, उस डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस के अंदर हुआ क्या दोस्तों कि इन राज्यों से कहा गया कि आपकी जो खुद की सेना है ना उसको हटाइए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को आपके यहां डिप्लॉय किया जाएगा। तो अवध की जो खुद की सेना थी उसके सारे सोल्जर्स को निकाल दिया गया, मैसूर की जो खुद की सेना थी उसके सारे सोल्जर्स को हटा दिया गया। तो वो सारे सोल्जर्स जॉबलेस हो गए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं करने को। तो वो लोग भी इस रिवॉल्ट में कूद पड़ेंगे, मतलब वो भी एक क्लास ऑफ सिटीजन्स होंगे जो ब्रिटेन से नाराज थे। फिर रिलीजियस लीडर्स, तो चाहे हिंदू पंडित्स हो, चाहे मौलवीज हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, सब लोग अंग्रेजी राज से परेशान थे। किसी ना किसी तरीके से इन सब के इंटरेस्ट को अंग्रेजी राज ने वॉयलेट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजी राज के खिलाफ तो लड़ाई होनी ही थी, बट प्रॉब्लम यह है कि यह लड़ाई अलग अलग पॉकेट्स में होगी, इकट्ठे नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बनारस में आप देखोगे कि 1810 में एक हाउस टैक्स के अगेंस्ट में एजिटेशन होगा। 1814 में सॉल्ट ड्यूटी के अगेंस्ट में सूरत में एजिटेशन होगा जहां पे सूरत राइट्स हो जाएंगे। फिर पुलिस टैक्स और म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस के अगेंस्ट में बरेली में 1816 में बवाल होगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जहां पे हम देखेंगे कि एक लोकल कारण की वजह से, तो यहां पे हाउस टैक्स हो गया बनारस में, सूरत में सॉल्ट ड्यूटी हो गया, बरेली में पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए। तो इन छोटे छोटे कारणों की वजह से इन जगहों पे थोड़ा सा अपराइजिंग हुई। तो हमारे जो देश है बहुत बार ऐसा देखा गया 1857 से पहले कि जो लोअर स्ट्राटा के लोग थे, तो जो आर्टिस्ट थे,
छोटे मोटे दुकानदार थे, अर्बन पुअर थे, वो कभी कभी प्रॉस्पेरस अर्बन जेंट्री के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस प्रॉस्पेरस अर्बन जेंट्री में जमींदार आते थे, जमींदारों की भी तो जमींदारी छीन लेते थे अंग्रेज। जमींदारों से बोलते थे तुम इतना पैसा भरो, पैसा भर नहीं पाए तो जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। तो कुंवर सिंह जो 80 साल के थे 1857 क्रांति में, उन्होंने 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट किया, वो भी तो जमींदार थे, उनकी भी जमींदारी छीन ली गई थी। ऐसे बहुत से जमींदार थे इंडिया में जिनकी जमींदारी छीन ली गई, जिनके लैंड पे ब्रिटेन ने ऑक्युपाई करके किसी और को बेच दिया, तो इनके अंदर भी गुस्सा था। तो जितने भी सेक्शंस थे हमारी इंडियन सोसाइटी के, सब ब्रिटेन से नाराज थे, सबके ब्रिटेन के ग्रीवेंसेस थे, और भले ही उनके साथ मिलने की वजह अलग अलग थी, तो सब लोग अपनी अपनी वजहों से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी परेशानियां अलग थी, बट उनकी परेशानी की वजह एक थी, और उनकी परेशानी की वजह थी ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज को खत्म करो। अगर वो लड़के ब्रिटिश राज को खत्म भी कर देते तो उसका शायद आपस में ही लड़ते। 1957 में और पहले की 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जो लड़ाई हो रही थी वो देश की आजादी के लिए हो रही थी। लेकिन 1857 उससे पहले की जो लड़ाई हुई थी वो रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी, न कि देश की आजादी के लिए, क्योंकि उस समय पर नेशनलिज्म नाम की कोई फीलिंग थी ही नहीं। अब यहां स्पेक्ट्रम की किताब में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 1857 की क्रांति से पहले जो भी रिवॉल्ट हुआ ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, उन रिवॉल्ट्स को 4 कैटेगरी में यहां पे तोड़ा गया है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी आपके सामने है? सिविल रेबेलियन, ट्राइबल रेबेलियन, पीजेंट मूवमेंट्स और मिलिट्री रिवॉल्ट्स। इन 4 कैटेगरी में तोड़ के स्पेक्ट्रम के ऑथर ने चीजों को यहां पे समझाने की कोशिश की। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जेनेसिस समझते हैं पीपल के रेजिस्टेंस की। प्री कॉलोनियल इंडिया की बात कर लीजिए। प्री कॉलोनियल इंडिया मतलब अंग्रेजी राज जब पूरी तरीके से पॉलिटिकल ताकत में आया उससे पहले, तो 1757 से पहले की बात कर लेते हैं। हालांकि 1757 से भी पहले कुछ इलाकों में कॉलोनियल राज आ चुका था, जैसे गोवा में पुर्तगीज से कंट्रोल हो चुका था, लेकिन जहां पे इंडियन रूलर्स राज कर रहे थे, जैसे जहां पे सिख राज कर रहे थे, जहां पे मराठास राज कर रहे थे, जहां पे अवध के जो नवाब थे, हैदराबाद के निजाम थे, ये लोग राज कर रहे थे। जैसे बंगाल में आपका मुर्शीद कुली खान हो गया, अलीवर्दी खान हो गया, ये लोग राज कर रहे थे। इनके राज के दौरान भी जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी वो ज्यादा थी, किसानों को दबाया जाता था, किसानों से रेवेन्यू मांगा जाता था, और किसानों की हालत उस समय पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन आप देखोगे अंग्रेजों के आने के बाद से किसानों की हालत बहुत खराब होने लगी, और ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है ना दोस्तों, वो टूटने लगी। एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले इन राजाओं के कोर्ट लगा करते थे, उन राजाओं के सामने बहुत से कवि आते थे, अपनी आके कहानियां सुनाया करते थे, बहुत से आर्टिस्ट आर्ट पेंटिंग बनाते थे, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करके इन राजा के सामने लेके जाते थे। राजा देखता था, कभी कभी राजा खुश हो जाता था कि वाह तुम क्या बना के लाए हो, ये लो हीरो की माला ले जाओ, इसको इतनी असरफियां दे दो, दिनार दे दो, दे दे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिटरली मत दीजिएगा। तो मतलब कैसे ना कैसे करके ये राजा एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, पॉम्पस लाइफ जीते थे, लेकिन उस पॉम्पस लाइफ को जीने में इन्होंने जो पैसा है ना दोस्तों, वो इंडिया की इकोनॉमी में लगाया। समझे? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो पैसा कमाना शुरू किया उसको इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, अपने फायदे के लिए रखना शुरू कर दिया। राजा रजवाड़े जो कर रहे थे वो कर तो इंडिया में ही रहे थे ना, तो अगर वो पैसा उड़ा रहे थे तो इंडिया में ही उड़ा रहे थे, इंडिया के लोगों पे उड़ा रहे थे, कैसे ना कैसे करके वो पैसा लोगों तक पहुंच जाता था। प्लस ये राजे रजवाड़े हमारे किसानों को एक लिमिट से ज्यादा नहीं दबाते थे, अंग्रेजों ने तो चूस लिया किसानों को। अंग्रेजों को केवल एक चीज से मतलब था, हमें पैसा दो, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। प्लस अंग्रेजों की एक खास बात और थी दोस्तों, अंग्रेज कुछ इस तरीके के कानून बनाते थे, वो कानून या तो बस अंग्रेजों की मदद करते थे या फिर जो अंग्रेजों के दलाल थे उनकी मदद करते थे। तो अंग्रेजों ने अपने नीचे लोगों को चूसने के लिए बहुत से दलाल रखे थे। इन दलाल का नाम है लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। अब कोई जमींदार की लीनेज क्या है दोस्तों तो बुरा मत मानिएगा, देखिए ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि जमींदार और लैंडलॉर्ड्स ने इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों के नीचे लोगों को बहुत परेशान किया। तो ये लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। भैया मनी लेंडर्स तो बहुत ही परेशान करते थे लोग। ये मनी लेंडर्स पैसा दे देते थे इन किसानों को, और इन किसानों को पैसे के एक डेब्ट ट्रैप में फंसा देते थे। पूरी जिंदगी वो किसान उस डेब्ट ट्रैप में घूमता रहता था, उसके मौत से भी वो डेब्ट ट्रैप छूट जाता तो भी बात थी, उस किसान के बच्चे भी इस डेब्ट ट्रैप में आ जाते थे। एक बहुत अच्छी नॉवल है दोस्तों, अगर आपने प्रेमचंद का नाम सुना होगा,
आई होप नॉर्थ इंडिया में तो सबने ही प्रेमचंद का नाम सुना होगा, जो हल्का फुल्का भी जिसको हिंदी के बारे में ज्ञान है उसने प्रेमचंद का नाम सुना होगा। प्रेमचंद ने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है गोदान। कभी मौका मिले दोस्तों तो आप इस नॉवल को पढ़िएगा, गोदान को। आप लिटरली हमारे देश की विलेज लाइफ को इस नॉवल पे देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन का कोई पर्सन इस नॉवल को पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, जो रूरल इकोनॉमी थी ना वो एक ही तरीके से काम करती थी। कभी मौका मिले तो इस नॉवल को पढ़िए, हालांकि मोटी है ये गोदान, तो समय लग जाएगा आपको पढ़ने में। इस गोदान में दुख दिखाया है कि कैसे किसान को अंग्रेजी सरकार, कैसे किसान को जमींदार, कैसे किसान को सूदखोर मनी लेंडर्स ने फंसा लिया और जिंदगी भर वो उस सूद को ही चुकाता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। शहरी लाइफ का चित्रण किया गया है, गांव की लाइफ का चित्रण किया गया। बहुत अच्छी किताब है। बहरहाल वो आपको समय मिले तो ही पढ़िए, ठीक है। तो जो कॉलोनियल लॉ बनाया, अब इन्होंने आके लॉ बनाया था, अंग्रेजों ने लॉ बनाया, जुडिशरी बनाई, कोर्ट्स बनाई। वो लॉ और वो जुडिशरी या तो अंग्रेजों को सपोर्ट करता था या अंग्रेजों के इन दलालों को, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार्स को और मनी लेंडर्स को सपोर्ट करता था। आम आदमी के लिए तो वो नियम कानून था ही नहीं। जब वो आम आदमी सड़कों पे उतर आता था, बवाल करने पे उतारू हो जाता था, तो उसको थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते थे ताकि चलो चीजें शांत हो जाएं, ठंडी हो जाए, इनको भी कुछ दे दो। जब वो बिल्कुल ही भूखा नंगा होकर सड़क पे उतर आएगा तो उसको कुछ देंगे, नहीं तो तब तक उसका खून चूस लो। ये इन अंग्रेजों की पॉलिसी थी और अंग्रेजों के साथ साथ इन मनी लेंडर जमींदारों की पॉलिसी भी यही थी। अब मेन लैंड में जो किसान वगैरह रहते थे, जो आर्टिस्ट थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, उनकी तो हालत खराब थी। जो ट्राइबल इलाके में लोग रहते थे ना दोस्तों, उनको भी परेशान कर दिया। इन ट्राइबल इलाके के लोगों की जरूरत बहुत कम थी। आपको मैंने एनसीईआरटी में बताया था कि कैसे ट्राइबल इलाकों में ये मनी लेंडर्स पहुंचे, ये जमींदार पहुंचे, ठीक है, ट्रेडर। सबसे पहले तो ट्राइबल इलाके में दो लोग पहुंचे, एक तो पहुंचे ट्रेडर और एक पहुंचे मनी लेंडर्स। ट्रेडर्स क्या करते थे, बाहर से चीजें लेके जाते थे और जंगलों में ट्राइबल्स को जाके बेचते थे। अब देखिए जंगल में सब कुछ तो पैदा नहीं होता ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो बाहर से लेनी है। तो अब ट्राइबल एक पर्सन को कपड़ा तो बाहर से खरीदना पड़ेगा ना, अब जंगल में कपड़ा तो पैदा हो नहीं रहा है। तो ये ट्रेडर्स आते थे बाहर से, बाहर का सामान लेके, उस सामान को इन ट्राइबल्स को महंगा बेचते थे और ट्राइबल्स के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बहुत सस्ते पे लेते थे। तो इन ट्रेडर्स ने भी ट्राइबल्स को परेशान किया। और ये मनी लेंडर्स जाते थे ट्राइबल्स से, बोलते थे कि भाई हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम अपनी जरूरत के लिए पैसा ले लो। तो ट्राइबल्स को शुरुआत में तो अच्छा लगा, पर बाद में इन ट्राइबल्स को पता चला कि कैसे ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर इनको एक डेप्ट ट्रैप में फंसा रहे हैं और वो कभी उस डेप्ट ट्रैप से बाहर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन ट्राइबल्स को भी लगा कि हमारे इलाकों में घुस रहे हैं। फिर अंग्रेज भी इनके इलाकों में घुसे। इन ट्राइबल्स का घर क्या था, जंगल थे, जंगल काटने थे अंग्रेजों को। तो भैया रेलवे लाइंस बिछानी थी, रेलवे लाइंस के नीचे स्लीपर्स लगते हैं, स्लीपर्स मैंने एनसीईआरटी में दिखाए हैं आपको। उन स्लीपर्स को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहां से आएगी, जंगल से आएगी। जंगल में घुसोगे तो कहां पहुंच जाओगे, आप ट्राइबल के इलाकों में पहुंच जाओगे। तो सब परेशान थे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ पीपल अपराइजिंग के बारे में। इस कॉजेटिव फैक्टर्स में सबसे पहले दोस्तों हमको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले हमको नजर आ रहा है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। बहुत तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स किए थे कॉलोनियल पावर ने समय समय पे। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया। बाद में जब इन अंग्रेजों को लगा कि भैया परमानेंट सेटलमेंट में तो हमारे पास लिमिटेड पैसे आ रहे हैं, जमींदार ज्यादा खा रहे हैं, तो कुछ जगहों पे ये लोग महलवारी सेटलमेंट ले आए, कुछ जगह पे ये लोग बृहत्वारी सेटलमेंट ले आए। तो महलवारी जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न वाला इलाका है, वहां पे आप महलवारी सेटलमेंट देखेंगे। साउदर्न इलाका है जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, वहां पे आप बृहत्वारी सेटलमेंट्स देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 की वीडियोस देखिए जाके दोस्तों, वहां पे मैंने सबको समझाया है। हालांकि स्पेक्ट्रम में भी ये आगे आएगा तो तब भी बताऊंगा। फिर बहुत नए नए प्रकार के टैक्सेस। ऐसा होता था कि जब भी कंपनी को किसी दूसरे काम के लिए पैसे चाहिए होते थे तो वो नए टैक्स लगाते थे। दूसरे काम का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी का राज था बंगाल प्रेसिडेंसी पे। अब मराठास के साथ अगर जंग लड़नी है तो उस जंग के लिए पैसा चाहिए। वो जंग का पैसा कहां से आएगा, तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी में एक नए तरीके का टैक्स बना देंगे। और वो टैक्स को वो क्यों वसूलेंगे, क्योंकि उनको मराठास से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो मराठास से लड़ने के लिए फोर्सेस को पैसा देना पड़ेगा। भाई कैनन्स बनवाने हैं, चीजों को मंगवाना है इंग्लैंड से, उसके लिए पैसा लाना पड़ेगा। वो कहां से आएगा, तो वो नया टैक्स लगा के आएगा। पीजेंट एविक्शन, ये क्या चीज थी, सदियों से, सालों से, आप कह लीजिए कई सौ सालों से एक किसान है, उस किसान का जो परिवार है, जो फैमिली है, वो एक खेत को जोत रहा है। वो खेत सालों से उसका परिवार जोत रहा है और बाद में जब अंग्रेज आएंगे वो उस किसान से टैक्स मांगेंगे। वो टैक्स नहीं दे दिया पाएगा तो उसके लैंड को
छीन लेंगे, उस पीजेंट को उस लैंड से बाहर निकाल देंगे, कह देंगे कि तुम टैक्स नहीं दे पाए इसलिए तुम्हारा लैंड मेरा, तो पीजेंट इविक्शन होगा। और फाइनली आप देखोगे इंक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड। ट्राइबल लैंड का इंक्रोचमेंट बहुत सारी वजहों से होगा। ट्राइबल्स जो कि अपने फॉरेस्ट में रहते थे, उनकी ज्यादातर जरूरतें उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट से पूरी हो जाती थी। अब अंग्रेजों को भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए थे, तो हनी चाहिए था, लकड़ियां चाहिए थी, मेन कर उनको टिम्बर चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी। क्यों? जैसा कि मैंने बताया, रेलवेज के अंदर जो स्लीपर्स थे, पहली बात तो रेल की पटरी बिछाने में स्लीपर्स लगती हैं। जो रेल लाइन जाती है ना दोस्तों, कभी आपने अगर रेल लाइन देखो, रेल लाइन के नीचे वुडन पटरियां लगी होती हैं। वो वुडन पटरियां कहां से आएंगी? पेड़ों को काट के आएंगी। तो भैया पेड़ कहां मिलेंगे? फॉरेस्ट में मिलेंगे। वहां पे क्या रहते हैं? ट्राइबल्स रहते हैं। फिर उन ट्रेनों के अंदर भी वुडन सीटें लगती थी, उसके लिए भी लकड़ियों की जरूरत थी। तो अब चीजों की जरूरत है, तो ट्राइबल लैंड इंक्रोचमेंट हो गया। ठीक है। और ट्राइबल लैंड इंक्रोचमेंट भी अंग्रेजों ने बड़े सही तरीके से किया। इन अंग्रेजों ने जब इन ट्राइबल लैंड का इंक्रोचमेंट करना शुरू किया एक मैसिव स्केल पे, तो ट्राइबल्स वहां से छोड़ के भागने लगे। तब अंग्रेजों को समझ में आया कि पेड़ काटेगा कौन, उस समय पे कोई एडवांस मशीनरी तो थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जो हिस्सा था फॉरेस्ट का, वो इन ट्राइबल्स को दे दिया, जिनसे बोला कि या तुम वहां अपना एग्रीकल्चर करो, बाकी जगह पे जो पेड़ काटोगे वो तुम हमें काट के दोगे। तो इस तरीके से ट्राइबल लैंड को इन्होंने इंक्रोच किया। फिर जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी दोस्तों, जो हमारी गांव की अर्थव्यवस्था थी, जो रूरल सोसाइटी थी ना, उसको अंदर से तोड़ दिया इन अंग्रेजों ने, करप्ट कर दिया उस रूरल सोसाइटी को। उसमें बहुत सारे तरीके के रेवेन्यू कलेक्टर्स, टीनेंट्स, मनी लेंडर्स, इनका जोर चलने लगा। क्योंकि इन रेवेन्यू कलेक्टर्स को, इन टीनेंट्स को, इन मनी लेंडर्स को सपोर्ट किसका था? इनको सपोर्ट था आपका सरकार का। तो आप देखोगे क्या होगा कि भाई अब इन रेवेन्यू कलेक्टर्स में कौन आएंगे? भाई लैंडलॉर्ड्स आएंगे, जमींदार आएंगे। इन जमींदारों से बोला गया कि भैया इतने लैंड पे तुम हमको पैसा दे दो, अंग्रेजों ने बोला, बाकी तुम्हें जितना कलेक्ट करना हो कलेक्ट करो। तो ये जमींदार क्या करेंगे? पीजेंट्स को परेशान करेंगे, किसानों को परेशान करेंगे। किसानों को ये लोग कहेंगे कि भाई तुम लैंड पे उगाओ, मुझे इतना चाहिए इसमें से। जब भी कोई पैदावार होगी, उसका हार्वेस्ट करने के बाद जो भी व्हीट वगैरह राइस आएगा, जब उसको देने जाएगा वो जमींदार को, जमींदार ज्यादातर अपने पास रख लेगा। मतलब ये जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, ये परेशान करते थे पीजेंट्स को, इस बात में कोई वो नहीं है। मनी लेंडर्स के पास अपने तरीके थे परेशान करने के। गांव में किसी का बच्चा बीमार हो गया, उसको अस्पताल लेके जाना है, तो मनी लेंडर पैसा देगा। अगर गांव के किसी पीजेंट फैमिली को सीड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको पैसा मनी लेंडर देगा। घर में कोई इमरजेंसी आ गई, पैसा मनी लेंडर देगा। और जब वो पैसा मनी लेंडर को आप नहीं लौटा पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मनी लेंडर फ्री में तो पैसा दे नहीं रहा है, बहुत भारी ब्याज चार्ज कर रहा है। हिंदी लिटरेचर में एक बहुत फेमस ऑथर है, मैं उनका नाम भूल गया हूं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। सोचिए उस स्टोरी में पता है क्या था, कि एक पंडित आया एक पर्सन के घर में खाना खाने के लिए। उस पंडित को खाना खाने के लिए उस पर्सन ने क्या किया कि एक मनी लेंडर के यहां जाके उसने एक मुट्ठी अनाज लिया। बहुत फेमस स्टोरी है दोस्तों, मैं छोटे में आपको बता रहा हूं। तो इस पंडित ने क्या किया, ये पंडित किसी के घर पे आया, उस घर पे, अब उस समय पे पंडितों की भैया बड़ी वैल्यू होती थी, तो भैया उन्होंने बोला कि पंडित जी को खाना खिलाते हैं। पंडित जी को खाना खिलाने के लिए ये पर्सन मनी लेंडर के पास गया, मनी लेंडर जाके उधार मांगा कि सर मेरे को उधार दे दो, हमारे यहाँ पंडित जी आए, उनको खाना खिलाना है। मनी लेंडर ने उधार दे दिया, पंडित जी को खाना खिला दिया, पंडित जी अगले दिन चले गए। अब वो जो एक मुट्ठी अनाज ये पर्सन लेके गया था, जब ये बूढ़ा हो गया ना, ये मनी लेंडर उससे आके बोलता है कि वो जो मुट्ठी अनाज है ना, वो अब इतने रुपए का हो गया, इतना रुपया दो। और इतना रुपया तो उसके पूरे पुश्तों के पास नहीं था उस आदमी के। तो फिर मनी लेंडर ने उससे कहा कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरा गुलाम। सोचिए उस तरीके की चीजें होती थी दोस्तों उस समय पे। इस तरीके से मनी लेंडर्स परेशान करते थे लोगों को, जमींदार परेशान करते थे। और इनको परेशान करने के में शह किसने दी? अंग्रेजी सरकार ने। यहां पे अगर कोई सिख राजा होता, कोई मराठा राजा होता, या इवन कोई मुस्लिम राजा होता, मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी होता, मोहम्मद बिन तुगलक होता, फिरोज शाह तुगलक होते, अगर इस तरीके की बिलाजे होते ना, तो वो इन कलेक्टर्स को और मनी लेंडर्स को एलिमिनेट कर देते, अगर उनको ये बात पता चलती तो। लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना भी चूस रहे हो आप नीचे के लोग को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर आप देखोगे कि भैया एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करना शुरू किया इन अंग्रेजों ने। एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, खासकर वो ट्राइबल लैंड्स जहां पे ट्राइबल्स रहा करते थे, वहां पे एक नए तरीके का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आए। रेवेन्यू विलेजेस के कंसेप्ट को लेके आया गया। रेवेन्यू विलेजेस के कंसेप्ट से क्या होगा कि इस विलेज से इतना रेवेन्यू वसूलना है, तो एक टेरिटरी डिफाइन करी और बोला कि इसके अंदर से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। अब इसके अंदर जो ट्राइबल्स रहते थे, उन ट्राइबल से बोला पैसा दो। ट्राइबल बोले किस बात का पैसा? बोले तुम यहाँ रहते हो इस बात का पैसा। ट्राइबल भौचक्के रह के बोले अरे भैया हम तो यहाँ हमेशा से रहे हैं, किसी ने पैसा नहीं मांगा। अंग्रेजों ने बोला हम राजा हैं, पैसा देना पड़ेगा।
पैसा नहीं दे पाए तो इन ट्राइबल्स को उसी जमीन से निकाल दिया जहां पे हजारों साल से ये लोग रह रहे हैं। फिर एक और चीज करी अंग्रेजों ने बहुत प्रॉपर तरीके से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसको रूट से तोड़ दिया। हमारे जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनसे चीजों को बहुत सस्ता खरीदा और इंग्लैंड में जाके उनको बहुत महंगा बेचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी चीजें इंग्लैंड के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो गई। प्लस इतनी सस्ती चीजें खरीद रहे थे इन लोगों से कि इन लोगों ने बोला हमारा तो कुछ बन ही नहीं रहा है भैया, इतना सस्ता हम नहीं बेच सकते। ब्रिटेन ने बोला बेचो तो हमें बेचो, और बेचोगे सस्ता ही, महंगा तो हम किसी को खरीदने नहीं देंगे। इस तरीके से करते थे। तो एक लोकल टेक्सटाइल सेलर, मान लीजिए एक रुमाल बना रहा है, उस रुमाल को पहले मान लीजिए वो 1 रुपए का बेचता था, तो इन ब्रिटिशर्स ने बोला हमें 20 पैसे का भेजो। वो रुमाल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर बोलेगा हम आपको बेचना ही नहीं चाहते, तो अंग्रेज बोलेंगे नहीं तुम हम ही को बेच सकते हो और किसी को नहीं बेचोगे। आप देखिए अंग्रेजों ने अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के बाद क्या किया है। रुमाल खरीदेंगे, 1 रुपए का रुमाल 20 पैसे में खरीदेंगे और केवल हम ही खरीदेंगे, किसी और को खरीदने नहीं देंगे। और अगर कोई और खरीद रहा है तो उसके ऊपर 100% 200% की ड्यूटी लगा देंगे ताकि वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के थ्रू इन्होंने पूरे के पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज कर दिया और हमारी इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया। उसके आगे इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया 1750 तक, तो भैया इनके इंडस्ट्रीज लग गई, स्टीम इंजन्स लग गए। उसके चलते इनकी फैक्ट्रीज में चीजें बहुत तेजी से बनने लगी, खासकर इनकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से उठी। तो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्री को तो तोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री में जो पैदावार हो रही थी उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन में पैदा हुआ माल अब इंडिया के मार्केट में बिकने लगेगा, और इंडिया के मार्केट में पैदा हुआ माल को इन्होंने कॉम्पिटिटिव कर दिया। जितने भी कितना एफ्लुएंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बेगर में कन्वर्ट कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ के रख दिया। इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जो लोकल ट्रेडर्स थे वो अनकॉम्पिटिटिव हो गए। तो ट्रेड करने के लिए कौन है, या तो अंग्रेजी सरकार या उनके टट्टू, बाकी लोग ट्रेड कर ही नहीं सकते, सीधे सीधे डिक्लेयर हो गया। और जब इंडिजीनियस इंडस्ट्री टूट जाएगी, पेंटर को काम नहीं मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो वो करेंगे क्या, वो अपने काम को छोड़ के एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, और एग्रीकल्चर में तो तबाही मची ही हुई थी। तो ये है दोस्तों इसका पूरा वो। अब फाइनली देखते हैं सिविल अपराइजिंग की थोड़ी सी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं जो स्पेक्ट्रम बता रखा है। देखिए वैसे तो सिविल रेबेलियंस या सिविल अपराइजिंग का मतलब क्या होता है। सिविल अपराइजिंग का मतलब होता है ऐसी कोई अपराइजिंग जिसमें मिलिट्री किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना हो। तो टेक्निकली देखा जाए मिलिट्री रिवॉल्ट को छोड़ दो तो ट्राइबल और पीजेंट भी आपका सिविल अपराइजिंग में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, स्पेक्ट्रम में बोला गया है कि सिविल अपराइजिंग को एक अलग तरीके से स्पेक्ट्रम में डिफाइन किया गया। तो यहां पे सिविल अपराइजिंग को किस तरीके से दिखाया गया, यहां पे सिविल अपराइजिंग को इस तरीके से दिखाया गया कि मान लीजिए जो रूलिंग क्लास थी इंडिया की, बहुत सारे इंडिया के नेटिव रूलर्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे जिनको उठा के भिखारी बना दिया अंग्रेजों ने। तो जब ये राजे रजवाड़े लीडरशिप में रहेंगे, प्लस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बहुत से लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत से जमींदार थे, तो चाहे आप जमींदार बोल लीजिए, चाहे आप लैंडलॉर्ड्स बोल दीजिए, चाहे आप पॉलीगार्स बोल लीजिए। ये पॉलीगार्स आपका साउथ इंडिया में हुआ करते थे, ठीक है। ये पॉलीगार्स क्या होता था कि देखिए पॉलीगार्स राजा की सेवा में होते थे और उस सेवा के बदले में इन पॉलीगार्स को कुछ विलेजेस दे दिए जाते थे और उन विलेजेस के ऊपर पूरी कमांड इन पॉलीगार्स की होती थी। तो पॉलीगार्स की ताकत खत्म कर दी, लैंडलॉर्ड्स की ताकत खत्म कर दी, टेनेंट्स की, जमींदार्स की, टेनेंट्स तो छोड़िए, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स और पॉलीगार्स, जो लीडरशिप थी दोस्तों उसकी ताकत को खत्म कर दिया इन्होंने। समझ गए, रिलीजियस लीडर्स की ताकत को इन्होंने खत्म कर दिया। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो लोग सोसाइटी में एक पोजीशन पे थे उनकी पोजीशन को ये खत्म करने लगे। फॉर एग्जांपल सन्यासी रेबेलियन की बात की जाए तो सन्यासी रेबेलियन में क्या हुआ, जो सन्यासी थे उनकी जो इनकम थी, जो ट्रेडिशनली उनकी कई 100 सालों से इनकम चल रही थी, उसको बंद कर दिया अंग्रेजों ने। तो जो लोग लीडरशिप में थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, लैंडलॉर्ड्स हो, पॉलीगार्ड्स हो साउथ के, या फिर नेटिव रूलर्स हो, वो राजे रजवाड़े जो पहले राज किया करते थे, गद्दी पर बैठा करते थे, अंग्रेजों ने बोला नीचे उतरो तुम बेकारी। इस तरीके के लोग जब किसी रिवॉल्ट पे लीड करेंगे तो उसको स्पेक्ट्रम में बोला गया है सिविल अपराइजिंग। आप अपने आंसर में मत लिखिए, यहां पे समझाने के पर्सपेक्टिव से स्पेक्ट्रम में कुछ डिस्टिंक्शंस कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इन अपराइजिंग्स को जब लीड किया जाएगा इन लोगों के द्वारा जो पहले के जमाने में कभी लीडर हुआ करते थे, तो इन अपराइजिंग्स को स्पेक्ट्रम में बोला गया है सिविल अपराइजिंग्स। समझ गए ना, बस समझने के पर्सपेक्टिव से दोस्तों यहां पे किस तरीके से डिस्टिंक्शन हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सिविल अपराइजिंग्स के कारण क्या थे
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हुई इंडिया में, तो मिदनापुर में रिवॉल्ट हुआ, धलबुम में हुआ, आपका मुआमारीज में हुआ, असम में मुआमारीज हैं, फिर आपका गोरखपुर में, फिर ये सन्यासी रिबेलियन, बहुत सारे ऐसे रिबेलियंस हुए हैं। मैं सब आपको समझाऊंगा, जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपको नक्शे से मतलब मैप से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई ये जो रेबेलियंस हुए हैं, ये लीडरशिप क्या इन्होंने दम पे अपने लड़ाई की? नहीं दोस्तों, ये जो लीडरशिप थी, जमींदार, पॉलीगार्स, लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने नीचे के जो पीजेंट्स थे ना, उनको भड़काना शुरू किया, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया। जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, पेंटर हुआ करते थे, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया। उन सोल्जर्स इनकी नौकरियां चली गई, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया कि देखो ये अंग्रेजी हमको बर्बाद कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने इनको रेंट कलेक्शन की ताकत दे रखी थी, तब तो ये बहुत लूट रहे थे लोगों ने, बट जब अंग्रेजों ने इनसे ताकत छीन ली तो जाके नीचे वालों को समझाने लगे कि देखो ये अंग्रेज हमको दबा रहे हैं। मतलब ये भी कोई दूध के धुले नहीं थे। तो इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ध्यान रखिए अपना दोस्तों, कोरोना से बच के रहें और खुले दिल से कमेंट करके बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं कमेंट और लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं जिससे चूंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, और एंगेजमेंट में जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है वो मेरी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगी। आपसे ये भी उम्मीद है कि आप वीडियोस को शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।